चेक कर लीजिए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन AIDYO पंजाब चंडीगढ़ यूनिट के द्वारा चंडीगढ़ में साइंस डिस्कशन क्लास चलाया जाता था, जो कि कोरोना के वजह से स्थगित हो गया है। पहली बार यह क्लास ऑनलाइन माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। आज की क्लास का विषय है हाउ ह्यूमंस इवॉल्व। शरद, जो कि AIDYO पंजाब चंडीगढ़ यूनिट के मेंबर है, वो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। अतः आप सभी व्यूअर्स से अपील है कि वो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में 24 जुलाई 2020 तक कमेंट करें, ताकि आगे हम लोग इस प्रश्नों को उत्तर दे सकें। तो अब मैं शरद से वो इस विषय पर प्रकाश डालें। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर जो है हाउ ह्यूमंस एवॉल्व, माने ये मनुष्य कैसे, ये रूप में हम जो रूप अभी है, हमको ये रूप कैसे मिला। इस ये बात पे बहुत सालों से ये चर्चा होते आ रहा है, और बहुत साइंटिस्ट का एक रिसर्च करके एक थियरी बनाया है, और रिलीजियस पे भी दूसरा थियरी से डिफरेंट थियरीज ये विषय पे है। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि हम बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते हैं मनुष्य एज सच, हमारा ह्यूमन ब्रेन। सो हमारा रूप हमको कैसे मिला, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक एक्चुअल में प्रोफेसर सौमित्रा बनर्जी का इंग्लिश का जो स्पीच है, उसमें से सरल थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके और सरल शब्द में इसमें थोड़ा सबको समझने के लिए हिंदी में बनाया गया है। तो अभी मैं एक पीपीटी के रूप में ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करता हूँ। अभी मैं पीपीटी शेयर कर दूँ। ठीक है, हमारा अब आज का टॉपिक है हाउ ह्यूमंस एवॉल्व। आप सबको ये पिक्चर बहुत दिखता रहता है सब न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल्स में। हम ये बंदर जो है मंकी से ये मानव का ऐसा रूप हुआ है, ये कॉमन बिलीफ है। मगर ये करेक्ट है कि नहीं, अभी हम ये नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। एक फर्स्ट जो मिसकंसेप्शन मतलब जो हमको रॉन्ग हमको सुनाई देता है, वो कि बंदर से मनुष्य आ गया। ये जो स्टेटमेंट है, ये हमको कई बार सुनाई देता है, मगर ये करेक्ट नहीं है। हम डायरेक्टली बंदर से नहीं आए। बंदर और हम एक ही दूसरा स्पीसीज से टू डिफरेंट ट्री के तरह हम स्प्लिट होके वो कॉमन स्पीसीज जो है वो बंदर के जैसा एवॉल्व हुआ है, और दूसरा स्पीसीज ये मनुष्य के जैसा एवॉल्व हुआ है। और एक जो हमको दूसरा थियरी में सुनाई देगा, वो है ह्यूमंस वर क्रिएटेड मतलब हम मनुष्य कोई सुपर नेचुरल पावर से या कहीं से हम डायरेक्टली ऐसा रूप में आ गए। ये जो सेकंड चीज़ है, हम डायरेक्टली ये रूप में आ गए, वो भी हमको कई सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मिलता है। वो करेक्ट है कि नहीं, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसके ऊपर भी। मगर कौन सा करेक्ट कॉन्सेप्ट है, कैसा पता चलता है कि कोई भी चीज़ को हम साइंटिफिक प्रोसीजर से हम कभी भी कोई भी चीज़ को पता करने के लिए साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करना है। साइंटिफिक प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट हमको ऑब्जर्व करना है। ये सब अंत में हमको फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स मतलब ये पत्थर के भूगर्भ के अंदर जो भी हड्डी ये सब मिलते हैं, उसको फर्स्ट स्टडी करना है। स्टडी करके उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्वेशन बना के थोड़ा सेंट्रल लाइन एक
हाइपोथेसिस बना के उसको प्रूव करना है। 2-3 बार डिफरेंट स्पीसीज को चेक करके ऐसा सब स्पीसीज में हो रहा है कि नहीं, कौन सा स्पीसीज में ऐसा हो रहा है, वो सब चेक करते हुए जो प्रोसीजर है उसको साइंटिफिक प्रोसीजर बोलते हैं। वो प्रोसीजर हम सभी कोई भी चीज़ पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसी को साइंटिफिक प्रोसीजर बोलते हैं। वो साइंटिफिकली फर्स्ट जो है ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो है उसको फादर ऑफ थियरी ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन। क्योंकि चार्ल्स डार्विन एक ही व्यक्ति है जो साइंटिफिकली ये सबको बहुत स्टडी किया। चार्ल्स डार्विन का पूरा लाइफ इसी पे वो क्या सैक्रिफाइस कर दिया, बहुत कष्ट करके, बहुत सारे जो फॉसिल्स है उसको कलेक्ट करके और बहुत सारे स्पीसीज को कलेक्ट करके वो एक थ्योरी के जैसा डिफरेंट स्टडीज बना के डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर वो प्रूव करते हुए एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोल के एक किताब भी है, वो उसको बहुत माना जाता है। आपको पता है चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट है। वो कई सारे पक्षी जाति और इवन प्लांट्स और साउथ अमेरिका में स्पेशली जो भी फॉसिल्स है उसको लेकर बहुत स्टडी किया है उसका। और ये एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उस टाइम पे जो रोमन चर्च जो फेमस है, उस टाइम मानना है कि हम मनुष्य ऐसे ही क्रिएट होके ये धरती पे आए। सो उसका जो थ्योरी है वो बहुत ही सप्रेस किया गया। तो उनका जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो मानो ऐसा डायरेक्टली धरती पे ऐसा कोई क्रिएट करके नहीं भेजा, हम तो एक स्पीसीज से और एक स्पीसीज को हम स्लोली लैक्स ऑफ ईयर्स से सालों से इवॉल्व होते जा रहे हैं। ये जो थ्योरी है उसको तो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है उसको बाहर आने नहीं दिया और उनको भी हाउस अरेस्ट के जैसा डिफरेंट सप्रेशन भी किया गया। फिर भी वो चार्ल्स डार्विन ने वो जो उनका सप्रेशन है उसको फाइट करते हुए उनका थ्योरी को बोल्डली पेश किया। अभी हम मनुष्य के अलावा जो डिफरेंट स्पीसीज है, सभी स्पीसीज अभी जो हमको दिखते हैं ये सब जो भी फिशर्स या इंसेक्ट्स, ये सब को भी चार्ल्स डार्विन ने स्टडी किया। वो एक कंफर्म हुआ कि सब स्पीसीज ने एक स्पीसीज और एक स्पीसीज को एवॉल्व होते ही जा रहा है, कोई भी डायरेक्टली ऐसा नहीं है। सालों से ऐसा कोई स्पीसीज अभी जो है वो सालों लैक्स ऑफ इयर्स के पहले उसका रूप ये नहीं था, तो कोई दूसरा रूप से ये रूप को ये चेंज हुआ। सो ये पता चला कि सभी स्पीसीज ने, सभी जो कीड़े है, फिशेस है और अभी जो एनिमल्स है, वो सब ये रूप में जो आने के लिए दूसरा रूप से ये रूप को चेंज हुआ। तो ये हमको पता है कि अभी सभी स्पीसीज ऐसा चेंज हुआ, तो हम मनुष्य भी कोई दूसरा स्पीसीज से ही चेंज होके ही ये रूप में आ गया। तो इसको ये ट्री ऑफ लाइफ के रूप में ये चार्ल्स डार्विन ने एक बताया गया। ये इसको तो डिटेल में उसका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में दिखा देता। हम अभी मनुष्य के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये लेक्चर में। अभी हम ये मनुष्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए पहले चार्ल्स डार्विन ने और कई फॉसिल्स के ऊपर क्या प्रूव हुआ कि मनुष्य का ये पहला रूप है वो पहले ट्रीज में ये पेड़ पौधे पे रहता करता था। मीन्स जो चिंपांजी गोरिल्ला भी नहीं है, वो चिंपांजी गोरिल्ला से भी पहले, उसका नाम मैं बाद में बताता हूँ कौन सा उसका नाम क्या है। जनरली उसका नाम ये बोलते पिथेकैंथ्रोपस बोलते हैं। वो जो स्पीसीज है वो ऐसा दिखता है, मगर मतलब ये जो ट्रीज पे पेड़ पे रहते हैं, आपको पता है अभी भी बंदर जो पेड़ पे रहते हैं उनका बैकबोन ऐसा बेंड होके दिखता है। वो उसका वॉकिंग भी क्या बेंड होके ये हाथों से कूदते हैं और हाथ से चार 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 जो है चार पैदल हाथ से वो वॉक करना या दूसरा जो काम है वो सब करते हैं। मगर जो उसमें से स्पीसीज जो है
जो पेड़ से ग्राउंड पे मतलब नॉर्मल जो धरती पे जो आने लगे, वो स्पीसीज को थोड़ा ऊपर होके खड़े होने से उनको दूर दूर दिखाई देता ना। ये जो है ये बेंडेड है। अब अगर ये थोड़ा ऊपर थोड़ा खड़ा होके दिखा तो उनको दूर का भी जो जानवर जो है उनको अटैक करने के लिए आ रहे हैं वो भी दिखाई देता। सो ये जो खड़े होने का ये जो है ये प्रयास बढ़ते जा रहा था, क्योंकि बहुत अटैक करने का जानवर को देखने के लिए या कोई भी पेड़ खाने के लिए ये सब। सो जो खड़े होने के लिए पोटेंशियल है या खड़े होने का प्रयास किया, वो जानवर नेचुरली सेलेक्ट हुए। नेचुरल सेलेक्ट मतलब वो जो स्पीसीज जो खड़े हो सकते थे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उनको सस्टेन होने के लिए ये मार्ग इजी हो गया। दूसरा जो बेंड रहते हैं उसको थोड़ा सस्टेन होने के लिए उतना डिफिकल्ट था। सो स्लोली स्लोली ये सालों से वो स्लोली एक्सटिंक्ट हो गए। जो थोड़ा बहुत खड़ा हो सकता था वो जानवर थोड़ा दूर देख पाते थे। और यही खड़े होने का जो प्रयास है थोड़े ये और ये फल जो है फल, ये दोनं पैर आगे का हाथ भी फल लेने के लिए या कुछ थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए पत्थर फेंकने के लिए यूज करते हुए, तो ये दो पैर पे ही स्लोली, दो पैर कंप्लीटली नहीं, कभी कभी दो कभी कभी चार। हम भी अभी भी बंदर को देखते हैं, मंकीज को कभी दो पैर में वॉक कर सकते हैं। ऐसा उस टाइम पे भी दो पैर से वॉक करते हुए दो हाथ भी कभी कभी यूज करते। मगर ये जो इम्पोर्टेंट चीज नेक्स्ट आने वाला है, ये हाथ का भी हम अगर स्टडी किया तो मेरा जो दिखाई दिया, ये थंब जो है, थंब मतलब ये फिंगर जो है, ये फिंगर अगर पेड़ में रहते तो ये फिंगर का बहुत काम रहता है पकड़ने के लिए ट्रीज को। मगर ये जो ग्राउंड पे आने लगे थोड़ा स्पीसीज, मैं जो बोला ये खड़े होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो स्पीसीज ग्राउंड पे आने के बाद ये थंब का साइज भी उतना जरूरी नहीं था अभी, क्योंकि पकड़ने के लिए जरूरी नहीं। तो ये थंब का काम दूसरा हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा थंब चाहिए, वो भी पत्थर पकड़ने के लिए या फल पकड़ने के लिए। ये जो चेंजेस आते, मैं जो बोला अभी फर्स्ट हमको ये जो स्पीसीज का फॉसिल्स मिले उसको साइंटिफिकली पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस बोलते हैं। ये जो फर्स्ट स्पीसीज है जो ये ग्राउंड पे आके इरेक्टस मतलब थोड़ा ऊंचा खड़े होने का प्रयास किया और खड़े होके थोड़े वॉक भी कर सकते थे। और इसी को जावा मैन बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रदेश है उस पे ये स्पीसीज का हमको ये स्केलेटन्स ये सब मिला। वो 10 लाख ईयर्स पुराना है, साल पुराना है। और ये इधर एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ। ये मैं जो बोला अभी ऊपर खड़े होने के लिए, खड़े होके दूर का जानवर को देखने के लिए ये जो आंखें है, पहले ये दूसरा वो पेड़ पे जो रहते हैं उनका आंखें साइड पे होते थे। उनका आंखें ऐसा हम भी कभी अभी देखते हैं ना, सही कई सारे जानवर का आंखें ये लेफ्ट एंड राइट साइड रहते हैं। मगर ये जो दूर देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका आंखें भी दूर ऐसा देख स्ट्रेट फॉरवर्ड दूर देखने के लिए वो आंखें थोड़ा फ्रंट आते हुए चेंज हुआ स्पीसीज पे। जो भी वैसा दूर देखने के लिए पोटेंशियल है, उनका आंखें भी फ्रंट आते हुए टू डिफरेंट इमेजेस के अभी साइड में है तो टू डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होते। अब मगर अभी हम दो आंखें से देखा तो एक ओवरलैप का इमेज मिलता है। वो ओवरलैप का इमेज हमारा ब्रेन सेंस करके सिंगल इमेज बनाता है। हमारा एक एक आंखें एक एक इमेज बनाता है, और ये दो आंखें जो देखते हैं एक बीच का जो पार्ट है वो ओवरलैप इमेज है। मगर हमारा ब्रेन ऐसा ऑटोमेटिकली
हमको एक ही सिंगल इमेज दिखाई दे रहा, क्योंकि हमको वो ओवरलैप को हमारा ब्रेन फंक्शन करके हमको क्लियर सिंगल इमेज दिखाई दे रहा, उसको हम डेप्थ विजन बोलते हैं। सो ये डेप्थ विजन से हमको थोड़ा और दूर का भी दिखाई देना लगा। और ये जो ब्रेन का फंक्शन मैं अभी बोला, दो इमेजेस को ओवरलैप करके ब्रेन हमको सिंगल इमेज के तरफ दिखाई देने अभी लगा, ये इसके लिए ब्रेन का फंक्शन थोड़ा काम करना और थोड़ा फंक्शन करना ज़रूरी बन गया। अभी जो है उसका पहले ब्रेन का फंक्शन उतना ज़रूरी नहीं था, अभी डेप्थ विजन के लिए ब्रेन फंक्शन और थोड़ा मेहनत करना पड़ा। कभी भी ब्रेन और थोड़ा मेहनत करने के लिए प्रयास करो, उसका थोड़ा पोटेंशियल भी और बढ़ता है। हम अभी भी हमको पता है, कोई कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए या कुछ ज़्यादा देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनका और भी ज्ञान बढ़ता है। सिमिलर कि ऐसे ही हमारा भी वो कंपैरिजन में हम जो ज़्यादा ब्रेन को हम प्रयास दे रहे या ज़्यादा ब्रेन काम करने के लिए ट्राई कर रहे, ऐसा डेप्थ विजन के तरफ ब्रेन का फंक्शन भी बढ़ने लगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा मैं ब्रेन का अगर स्कल स्टडी किया तो ये जो है ब्रेन का साइज है, ब्रेन का साइज मतलब पूरा मुंह का नहीं, बस ओनली ब्रेन का साइज में जो बात कर रहा हूँ, ये ब्रेन का साइज है, वो पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस में थोड़ा बढ़ने लगा। ब्रेन का साइज बॉडी का साइज रेशियो से कंपैरेबल रहना है, मगर वो वॉल्यूम का भी मैं बाद में बताता हूँ, दूसरा डिफरेंट वॉल्यूम। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी एक्चुअल साइंटिफिकली चार होमो स्पीसीज का डिवीजन किया गया। ये होमो मतलब ये हमारा जो मानव का है, ह्यूमंस है, वो ह्यूमंस का फर्स्ट आविर्भाव का स्पीसीज जो है होमो हेबिलिस बोलते हैं। उसका नाम होमो हेबिलिस है, होमो हेबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो सेपियंस निएंडरथालिस, उसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस। ये होमो सेपियंस सेपियंस है, ये अभी हम मॉडर्न ह्यूमन, ये होमो सेपियंस सेपियंस साइंटिफिकली बोलते हैं हमको। अभी हम एक एक ये हेबिलिस और इरेक्टस और निएंडरथालिस और सेपियंस सेपियंस, इसका एक एक कैसा इवॉल्व होते हुए जा रहा है हम अभी देखते हैं। अभी तक तो हमको, अभी तक में जो बताया, ट्री से ग्राउंड पे आने लगा, और ग्राउंड के आने के बाद थोड़ा ये दोनों आगे का हाथ काम करने लगा, काम करते हुए हमारा देखने के लिए ये ऊपर होते हुए, और हमारा आइस जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, आइस साइड से फ्रंट आने लगा। फ्रंट आने के वजह से डेप्थ विजन और दूर का देखने की वजह से ब्रेन का फंक्शन भी और थोड़ा बढ़ने लगा। और इसी बढ़ते हुए और एक प्रक्रिया भी होते जा रही है हमारा बॉडी में। अभी मैं जो बताया, देख लीजिए, ये ब्रेन का साइज ऐसा कंपेयर किया तो बॉडी साइज टू ब्रेन साइज, जो फर्स्ट है होमो हेबिलिस, इसका ब्रेन साइज 600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, जो स्टडीज से बताएगा होमो हेबिलिस का ब्रेन साइज है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और होमो इरेक्टस का 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और होमो सेपियंस निएंडरथालिस इसका साइज है 1600 सीसी, और हमारा अभी का साइज भी 1600 सीसी। तो ऐसा ब्रेन साइज बढ़ते हुए जा रहा है। अभी हम ब्रेन साइज थोड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है ब्रेन साइज पे, अगर हमारा न्यूरॉन्स जो है, हमारा जो थिंकिंग पावर है, वो न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और उसका फंक्शन बहुत दोनों की वजह से होता है। बस ब्रेन साइज अकेला नहीं देखना, ब्रेन साइज विथ बॉडी साइज। अगर जो ये बफेलो है, हमको गाय है, उसका ब्रेन साइज हमारे से बहुत बड़ा है, वो उसका मतलब नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, उसका बॉडी साइज से ब्रेन साइज कंपेयर करना है। अभी मैं जो बताया होमो हेबिलिस, ये जो फर्स्ट होमो स्पीसीज बोलते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज में जो है बेंडिंग पोजीशन से स्ट्रेट पोजीशन आने लगा है। तो मैं अभी
या इसी वीडियो में, ये पीपीटी में, ये बेंड पोजीशन से ऐसा स्ट्रेट आने के लिए बैकबोन जो है ये कर्व से इस शेप मिला, ऐसा ऐसा वाला शेप। तो जो इससे क्या यूज है कि हमारा जो लोड है, बॉडी का लोड है, इसका लोड ये बेयर करना है। ये बेयर करने के लिए ये ब्रेन का साइज, तो बॉडी का फंक्शन ये लोड बेयर करने का मेन रहेगा। और अगर हम ऐसा स्ट्रेट हुआ तो ब्रेन ये ऐसा बैकबोन पूरा लोड लेके ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है। तो हमारा ब्रेन को थोड़ा ये साइज बढ़ने के लिए चांस मिला अभी। अगर ये ब्रेन का साइज बढ़ने के लिए अगर चांस मिला, और इसको स्ट्रेट भी रखने के लिए हम अभी जैसे स्ट्रेट खड़े होते, क्योंकि हमारा ब्रेन में ये सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम पार्ट है, वो हमको बैलेंस रखने के लिए हमको बहुत मेन इम्पोर्टेंट चीज सेरिबेलम है। तो वो ब्रेन का एरेक्ट रहने के लिए ब्रेन का फंक्शन भी और थोड़ा बढ़ने लगा। तो ब्रेन का साइज भी और थोड़ा, सेरिबेलम ये सब इंटरेक्शन में रहने का जरूरी है। बॉडी और ब्रेन का इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है स्लोली ये खड़े होने से। तो होमो हेबिलिस जो है उनका बैकबोन थोड़ा इस शेप में आने लगा। इसको जावा मैन बोलते हैं और ब्रेन से 600 सीसी है। उसके बाद जो है होमो इरेक्टस है। ये होमो इरेक्टस जो है एक्चुअली कंप्लीट स्ट्रेट खड़े होने का स्पीसीज है। परफेक्ट हम जैसे खड़े होते हैं, ये होमो इरेक्टस भी कंप्लीटली स्ट्रेट खड़े होना सीख गया। मतलब ये नहीं कि वो लोग ट्राई करते हुए सीखे। जो स्पीसीज वो उसको खड़े होने का पोटेंशियल है और खड़े होते हुए चल सकते थे, उसको नेचुरली सेलेक्ट, मतलब वो स्पीसीज बहुत साल जिंदा रहने के लिए चांस है। और दूसरा स्पीसीज ये जानवर अटैक्स और उससे उसका पॉपुलेशन कम होते हुए एक्सटिंक्ट हो जा रहा। ये नहीं कि वो लोग हम ये ट्राई किया तो हमारा ऐसा होगा। वो स्पीसीज जो है उसका नेचुरली वो है, वो इसीलिए उसका पॉपुलेशन बढ़ते हुए उसका थोड़ा जेनेटिक चेंजेस भी करेक्ट नहीं है। कोई बताते जेनेटिक चेंजेस के वजह से हमें नेचुरल सिलेक्शन डिफरेंट है, जेनेटिकली चेंज डिफरेंट है। तो ये होमो इरेक्टस का में इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं ये बताता हूँ आपको। अब देख सकते हैं होमो इरेक्टस का ये जो पिक्चर है वो क्या साइंटिस्ट ऐसा फॉसिल्स को स्टडी करते हुए क्या इमेजिनेशन पिक्चर है। वो होमो इरेक्टस जो है उसी टाइम पे फायर का इन्वेंशन भी होमो इरेक्टस के टाइम पे ही स्टार्ट हो गया। फायर इन्वेंशन मतलब कोई भी चीज़ हमको जानवर को हंट करके लेके आने के बाद वो लोग डायरेक्टली चू करने से एक बार फायर के ऊपर जला के गए तो ये मौत का जो काम रहता है। अभी हमारा जो मुंह है थोड़ा अंदर है पूरा, आप ये पिक्चर में आप देखे तो मुंह थोड़ा बाहर रहेगा, क्योंकि यो चू करने के लिए बहुत जॉस को बहुत काम करना पड़ता है। तो जॉस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, साइज मुंह का साइज भी कुछ ज़्यादा ही रहता था। मगर यार जब ये फायर पे करते थे, फायर इन्वेंट होके फायर के पका के करते तो ऑलरेडी ये थोड़ा चू करने के लिए इजी हो गया अभी। तो क्या हो गया, स्लोली चू करने का अगर काम ये कम हो गया तो उसका साइज भी स्लोली एक कम होते हुए जा रहा। और ये हमारा मुंह का स्पेस ये टंग मूव करने के लिए कुछ ज़्यादा स्पेस है। अगर आप दूसरा जानवर या बंदर का चेक किया तो मुंह का टंग टर्न करने के लिए हमारा जो इजी है, हमारा टर्न कभी भाषा बोलते हुए ये टंग को ट्विस्ट करते हैं, उतना वो जानवर ट्विस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा स्पेस ये जॉ और टीथ से ही स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके लिए ज़्यादा स्पेस जाता है। ये जो मुंह थोड़ा अंदर जाने लगा और टंग को ज़्यादा स्पेस आने लगा तो हमारा ये वोकल भी थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। कुछ शब्द अगर कोई अटैक आने के लिए कोई क्रूर जानवर अगर आए तो बताने के लिए, ऐसा कुछ साउंड्स करने के लिए थोड़ा ये मुंह ईजी हो गया।
होमो इरेक्टस से ही ग्रुप हंटिंग स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे। ग्रुप हंटिंग मतलब सब मिलके एक एक जानवर को हंट करना। वो उसके लिए थोड़ा प्लानिंग भी चाहिए होता। वो प्लानिंग भी करने का जो प्रयास है वो भी होमो इरेक्टस से, ये स्पीसीज से हमको जो मिलता है स्केलेटन टूल से। कैसे बोलते हैं मगर साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट, जो अगर एक ही प्लेस में कई सारे स्केलेटन स्पीसीज मिलते हैं, अगर एक ही प्लेस में बहुत सारे स्केलेटन स्पीसीज मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये सब मिलके ही हंट करते थे, ये मिलके ही रहते थे। और इसको पता करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो है लीकी कपल बोल के एक चाइना का शायद लीकी कपल, ये हस्बैंड एंड वाइफ, ये आर्कियोलॉजिस्ट है। और ये लोग ये हड्डियों को स्टडी करते हुए बहुत सारे जगह जाके ढूंढ के ये सब को स्टडी किया और इसका प्रूफ भी हमको मिलता है। ओके, ये मैं अभी जो बताया ये होमो इरेक्टस अगर ग्रुप हंटिंग करना है तो उनको एक संभाषण भी करने का ज़रूरी रहता है। अगर प्लानिंग करना है, आप उधर से अटैक करो, मैं इधर से अटैक करता हूँ, ऐसा जो छोटा मोटा प्लानिंग है वो भी होमो इरेक्टस से ही हमको पता चलता है। मैं इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, होमो इरेक्टस से ही थोड़ा संभाषण लाइक कम्युनिकेट करना स्टार्ट हुआ दूसरा जानवर से और मनुष्य से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अदर देन थिंकिंग कैपेसिटी और ये भाषा जो है हम बात करते हैं, ये भाषा से और थिंकिंग कैपेसिटी हमारा इंटेलिजेंस है वो बहुत इंटर रिलेटेड है, बहुत कनेक्टेड है। हम ये स्पीकिंग के वजह से ही हमारा नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है और वो नॉलेज को हम गेन कर पा रहे हैं। तो ये लैंग्वेज जो है, स्पीकिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बताया मैं होमो इरेक्टस में के स्पीसीज में हमको ये छोटे मोटे टूल्स भी, पत्थर को ऐसा स्टिक को टाई करके कहीं से हम, ये टूल्स भी हमको दिखते ये आर्कियोलॉजी में। तो उस समय ये जो इमेजिनेटिव पिक्चर है होमो इरेक्टस स्पीसीज का, ये 1 लाख ईयर्स के पहले रहते थे ये होमो इरेक्टस स्पीसीज। और इधर ही एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये उस टाइम में से ही ये फायर को बचा के रखने के लिए, और ये फायर को बचा के रखने के लिए थोड़ा इस्तेमाल ये सब कलेक्ट करके ड्राइड वुड और डेड हुए के प्लांट्स और उसको कलेक्ट करके रखने का भी हमको कई ये आर्कियोलॉजी में मिलते हैं। तो हमको उससे पता चलता है कि वो लोग फायर को बचा के रखने के लिए बहुत प्लानिंग करके पहले से ही वुड और स्टोर करके रखते थे। और उसके बाद नेक्स्ट स्पीसीज जो है स्लोली इमर्ज होते हुए है वो होमो सेपियंस निएंडरथाल्स बोलते हैं, निएंडरथाल्स। ये सेपियंस का मतलब जो है जो थोड़ा बहुत थिंक कर सकते हैं, जो थिंक करने का जो पोटेंशियल है हमारा ब्रेन को, हम जो वो सेपियंस बोलते हैं। तो हमको इससे पता चलता है कि ये निएंडरथाल्स ये थिंक करने का थोड़ा कैपेसिटी है उनको, ये निएंडरथाल्स को। ये भी 1 लाख साल के पहले का है। और ये मोस्ट एडवांस्ड होमो स्पीसीज है। ये स्पेन में ये स्पीसीज का जो इमेजिनेटिव पिक्चर है ये ऐसा दिखता था। और थोड़ा देखा तो अब मुंह थोड़ा अंदर जाके, और फोरहेड अभी भी फोरहेड थोड़ा पीछे है बंदर के जैसा, मगर थोड़ा इवॉल्व होते आ रहा है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट जो लीकी कपल ने एक इम्पॉर्टेंट फाइंड किया कि ये लोग टूल्स यूज़ करते थे थोड़ा में होमो इरेक्टस भी यूज़ करते थे, मगर उनका बहुत रूड रहता था। और ये होमो निएंडरथाल्स का जो टूल्स है थोड़ा रिफाइंड है और थोड़ा शार्प एज का, और लॉन्ग डिस्टेंस फेंकने के लिए ये ऐसा वाला टूल्स भी मिला हुआ है। ये
उधर स्पेन में जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के है। और एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है ये, हमारा आर्कियोलॉजी में हमको एक लेग्स नियांडरथाल स्पीसीज का एक 40 ईयर ओल्ड आदमी का स्पीसीज मिला, जो उसका दो भी पैर 15 साल पहले, उनका 15 साल जब पहले उनका दोनों पैर नहीं है, मगर वो 40 साल जिंदा है। उसका मतलब क्या है, उनको 15 साल ये ग्रुप जो है नियांडरथाल, दूसरा जो ग्रुप है वो लोग उनको बचा के रखते थे। मतलब उनका ग्रुप मेंटेन हुआ, ग्रुप कम्युनिटी का लिविंग उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ है। अगर एक बंदा को दोनों पैर नहीं है और वो 15 साल उस टाइम पे जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको या ये खाने के लिए, ये सब के लिए उनको जाके खाना नहीं लेके आ सकता, क्योंकि उनको पैर नहीं है। मगर उनका 40 साल जिंदा है। उनको ये पता चलता है कि दूसरे स्पीसीज जो उनका नेबर्स है, वो लोग उनको, वो आदमी को बचा के उनको खाना देते हुए, ऐसा देखभाल करते हुए उनको जिंदा रखा गया। तो इसका मतलब है हम कम्युनिटी लिविंग नियांडरथाल से स्टार्ट हुआ। कम्युनिटी लिविंग अगर स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब है उनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन हंट करके सब चीज़ एक जगह स्टोर करना, और दूसरा उनका जो दूसरा आदमी है उनको हेल्प करते हुए उनको बचा के रखने का वो जो है। हम अभी भी देखते हैं नेचुरली भी जोड़ा एलिफेंट्स, या कोई एलिफेंट मर गया तो पूरे सब एलिफेंट्स आके उसके पास थोड़ा नेचुरली वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एलिफेंट अगर कोई मर गया तो सब एलिफेंट्स आके उधर ऐसा रह के चेक करते, अगर वो जिंदा है तो ऐसा मूव करते हुए ऐसा। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, नेचुरल इंस्टिंक्ट से और थोड़ा ज़्यादा जो थिंकिंग कैपेसिटी है उनको जिंदा रखने के लिए ये हमको मिलता है। और उसका ब्रेन साइज भी, वो स्कल से हम आर्कियोलॉजी में चेक किया तो उसका ब्रेन साइज भी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो है उनको थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो है। और स्कल का अगर हम ग्रूव्स चेक किया तो उनका न्यूरॉन्स वो सब भी हमको थोड़ा ज़्यादा ही हमको दिखाई देता है। अगर न्यूरॉन्स का ग्रूव्स वो सब साइंटिस्ट चेक किया तो उनका ग्रूव्स है, उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि उनको थोड़ा बहुत थिंकिंग कैपेसिटी है। और उसके बाद जो है होमो सेपियंस हम जो बोलते हैं, ये मॉडर्न मैन, ये इधर से इधर स्लोली जंप होते हुए कैसे, मतलब ये और थोड़ा जो थिंकिंग कैपेसिटी है और थोड़ा ज़्यादा थिंक कर सकती है। और ये सेपियंस नियांडरथाल्स में जो बताया वो स्पीकिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे बात कर सकते थे साउंड से। वो भाषा नहीं है, जस्ट साउंड से, मगर उनको साउंड से ही बस उधर आने के लिए और ये फूड स्टोर करने का जो है तरीका है, उससे भी थोड़ा और जो थिंकिंग कैपेसिटी और थोड़ा जो ज़्यादा है स्पीसीज, उसको होमो सेपियंस बोलते हैं। वो मोस्टली अफ्रीका में रहते थे और स्टार्ट हुआ अफ्रीका में उनका स्पीसीज। और थोड़ा एडवांस्ड टूल्स यूज़ करना और ग्रुप हंटिंग और प्लानिंग कुछ ज़्यादा ही रहना, और लैंग्वेज भी उससे नियांडरथाल से और कुछ पिक्चर्स से। हम अभी भी केव्स में, ये केव्स में, बीजिंग के केव्स पे हम देखा तो बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं कैसा प्लानिंग हंटिंग करने का। अगर एक जानवर रख के चारों तरफ से एक बो रख के, ऐसा पिक्चर्स जो हमको मिलते हैं केव्स के अंदर, तो उसको लैंग्वेज, उसी से लैंग्वेज बोलते हैं। जो कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई कर रहा तो उसको लैंग्वेज बोलते हैं। इसके वजह से लैंग्वेज से थिंकिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है, क्योंकि मैं लास्ट बताया था जो नॉलेज ट्रांसफ़र रहता है वो लैंग्वेज से हम दूसरों को ट्रांसफ़र करके उसके आधार पर और ज़्यादा थिंक करके वो लोग उसको डेवलप करते हैं। ऐसा जो हुआ है होमो सेपियंस स्पीसीज में, स्लोली हमको होमो सेपियंस स्पीसीज
जो हमारा आदिम मानव है, हमारा रूप में जो है वो होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं। और ये सब 4 स्पीसीज जो है, ये 4 स्पीसीज एक ही टाइम पे पैरेलली ये धरती पे मोस्टली रहते हुए आ रहे हैं। ये नहीं कि ये स्पीसीज कंप्लीटली ये जाने के बाद ये स्पीसीज है, ऐसा नहीं। ये 4 स्पीसीज भी एक ही टाइम पे ये धरती पे रहते हुए आए, और जो स्पीसीज वो नेचुरल कैलामिटीज को बेयर नहीं कर पाते वो एक्सटिंक्ट हो गया। और 4 स्पीसीज एक ही टाइम पे है, मगर ये थोड़ा जो मैं जो बताया जो मेहनत प्रयास करने का जो स्पीसीज है वो इस पे थोड़ा स्लोली चेंज करते हुए आ रहा, और वो ओल्ड स्पीसीज भी ऐसे ही रहते हुए आ रहा। और ये जो है हमको ये ऐसा 4 स्पीसीज से ये इवॉल्व होते हुआ है। और उसके बाद हम और एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट जो है, एक लास्ट कल्चरल एस्पेक्ट पे एवोल्यूशन पे भी मैं एक लास्ट एक बताना चाहता हूँ। वो है कि ये होमो सेपियंस स्पीसीज सेपियंस लाइक आदिम मानव से हमको आते हुए कि अगर फायर है या कोई बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे अगर गिरने लगा, वो ये समझते थे कि ये पत्थर भी कोई हमको खाने के लिए आ रहा, उनको हम कुछ बलिदान दे दिया तो वो उनका जो शांत हो जाता ऐसा। और ये जो फ्लड्स आते हैं रिवर्स पे, नदी पे, ये नदी को भी हम अगर बलिदान दिया तो वो शांत होके हम हमारे ऊपर नहीं आता। वो कल्चरल एस्पेक्ट का जो है वो भी इधर से स्टार्ट हुआ। तो इससे हमको पता चल बलिदान का कॉन्सेप्ट जो है ये इधर आदिम मानव से स्टार्ट हुआ। हमको इससे पता चलता है कि उन लोग को ये लॉ जो है उनको रिलेट करने का, अगर मनुष्य को गुस्सा आया तो बहुत हंग्री है तो अगर भूख लगा तो दूसरा आदमी के ऊपर बहुत गुस्से से उनके ऊपर फाइट करने के लिए जो इंस्टिंक्ट है वो रिलेट करने के लिए थिंकिंग जो है वो इधर से स्टार्ट हुआ। तो इससे मैं लास्ट एक कंक्लूड करता हूँ कि ये हम अभी जो देखा पूरा सब ह्यूमंस, अभी हम जो मनुष्य है सब अमेरिका, अफ्रीका, ब्लैक्स, निग्रोस, ये सब हम होमो सेपियंस सेपियंस ही है, सब ह्यूमंस है। वो जो पुराना स्पीसीज है वो स्लोली क्लाइमेटिक और डिफरेंट क्लाइमेट वजह से ही एक्सटिंक्ट होते हुए जा रहा है। और अभी जो है हमारा humans of all countries are one and same, underneath we are all same। मैं ये लास्ट स्लाइड क्योंकि बताएगी, ये ब्लैक कलर जो वाइट कलर हमारा स्किन पे है, ब्राउन कलर, ये सब स्किन का कलर, बस स्किन का कलर डिफरेंस है। इनसाइड हमारा जो स्केलेटन शेप और जो बॉडी फंक्शनिंग है वो सब में सेम ही है, और थिंकिंग कैपेसिटी और ये सब एग्जैक्टली सेम है। सो वी ऑल बिलोंग टू वन। सो ये लास्ट पॉइंट बताते हुए मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू शरद फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, मतलब इसे बताने के लिए। अब हम अपने व्यूअर से अपील करेंगे कि वो लोग 24 जुलाई तक अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल दें। और ये अगर डिटेल्ड इंग्लिश का भी वीडियो प्रोफेसर सुमित्रो बनर्जी का जो वीडियो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर और डिटेल्ड में चाहिए तो इंग्लिश में उसमें देख सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू।